गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप लोग को अवगत करा देना चाहता हूं कि अब मेरा यूट्यूब चैनल का जो नाम है वो डॉक्टर अंशुमान सुमन ही है जो पहले था, और टेलीग्राम चैनल भी डॉक्टर अंशुमान सुमन के नाम से ही है, उसमें आप जुड़ सकते हैं पीडीएफ फाइल के लिए, और फेसबुक पर भी आप डॉक्टर अंशुमान सुमन से ही जुड़ सकते हैं। दोस्तों, जो आधुनिक भारत का जो कार्यक्रम हम लोग का सिलसिलेवार ढंग से चल रहा था, इसमें कहीं न कहीं 2 दिन से हम उसका वीडियो नहीं बना पाए हैं। शेड्यूल बिजी हो चुका है कुछ कारणवश, और बहुत ऐसे छात्रों का, ज़रूरतमंद छात्रों का मेरे पास फ़ोन आता है, मैसेज आता है कि सर इस पर आप थोड़ा वीडियो बनाकर हमको समझ स्थापित कर दीजिए। तो कल से पुनः मॉडर्न इंडिया पर हम लोग वीडियो अवश्य बनाएंगे और वहाँ से वो कंटिन्यू ही रहेगा। आज जो है बहुत लोगों का मेरे पास ऐसा मैसेज आया और लोगों ने बताया कि सर प्रारंभ में जो इतिहास किस प्रकार से प्रारंभ होता है वहीं से समझ में नहीं आता है, संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं। और ये बात सत्य है कि किसी भी चीज़ का जड़ यदि नहीं समझा जाए तो उसके शाखाओं का क्या है। तो आज हम लोग जड़ समझेंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से हम इसको समझेंगे, और क्यों इतिहास क्या है और किस प्रकार से इतिहास का एवोल्यूशन हुआ है और मानव जीवन कैसे यहाँ पे आया है। तो वो सारा चीज़ अगर सब हम लोग समझ लेंगे तो इतिहास का मजा भी आने लगेगा और बहुत शानदार ढंग से आगे के चीज़ों को हम कनेक्ट भी कर पाएंगे। हम आशा करते हैं आज आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और इतने शानदार वीडियो से बहुत ही शानदार तरीके से आप पूरा चीज़ को यहीं पे समझ जाइएगा। तो चलिए आप लोग को हम समझाते हैं कि प्राचीन इतिहास की समझ। तो देखिए, प्राचीन इतिहास जब मेरा शीर्षक का नाम है उसमें एक तो प्राचीन आया, प्राचीन मतलब तो पुराना, बहुत पुराना, तो वो समझ में आया। इतिहास, इतिहास एक टर्म आया। अभी इतिहास क्या होता है, व्हाट इज हिस्ट्री। तो दोस्तों, हिस्ट्री को कई विद्वान कई तरह से डिफाइन करते हैं, इसका कोई एकीकृत डिफिनेशन अभी तक मिला नहीं। कोई बोलता है कि भूतकाल के जो घटनाएं होती है उसको इतिहास कहते हैं, तो कई अन्य प्रकार का डेफिनेशन मिलता है इतिहास के लिए। लेकिन मुझे जो सबसे उचित लगता है एक सेंटेंस में वो इतिहास का डेफिनेशन को अगर हम इस प्रकार से कह दें कि हिस्ट्री कनेक्ट्स पास्ट एंड फोरकास्ट द फ्यूचर, तो आई थिंक इस लाइन में इतिहास का जो अवधारणा है स्पष्ट हो जाता है। हम क्या बोले, हिस्ट्री कनेक्ट्स द पास्ट, फोरकास्ट द फ्यूचर। मतलब इतिहास वह चीज है जो भूतकाल को जोड़ता है और फ्यूचर के लिए वो भविष्यवाणी कर सकता है, यही इतिहास है। तो चलिए, उस इतिहास के डेफिनेशन में बहुत सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक समझ हो गया कि भूतकाल और भविष्यकाल के बीच में संबंध स्थापित करने वाले तथ्य जो है वो इतिहास कहलाते हैं, और ये उचित प्रतीत होता है मेरे अनुसार से। तो देखिए, इतिहास हम समझ गए कि भूतकाल और भविष्यकाल को जोड़ता है। जब भूतकाल और भविष्यकाल को जोड़ेगा तो बीच में ही प्रेजेंट काल आता है, जो वर्तमान काल। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग 3 टर्मिनोलॉजी सीखेंगे दोस्तों बहुत आसानी से, कि प्रागैतिहासिक इतिहास काल आप लोगों ने बहुत बार नाम सुना होगा, प्रागैतिहासिक इतिहास काल हम पढ़ रहे हैं। फिर हम पढ़ते हैं आदि इतिहास काल के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बारे में जानते हैं ऐतिहासिक काल के बारे में। ये 3 प्रकार का जो टर्म है, लोगों को ये चीज बहुत सताता है। प्रागैतिहासिक इतिहास काल बोलते रहते हैं, लिखते रहते हैं, लेकिन कभी भी प्रागैतिहासिक इतिहास काल क्या है इसके बारे में वो गौर नहीं करता, उसको मजा नहीं आता है कि आखिर हम पढ़ क्या रहे हैं। तो आज से देखिए हम बता दें कि प्रागैतिहासिक इतिहास काल क्या है। तो वह इतिहास जिसका स्रोत सिर्फ और सिर्फ पुरातत्व है, वैसे इतिहास को क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक इतिहास कहते हैं। आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा। जिसका स्रोत, जिस इतिहास का स्रोत सिर्फ पुरातत्व है, जिस इतिहास का स्रोत सिर्फ पुरातत्व है, प्रागैतिहासिक इतिहास काल कहलाता है। और आदि इतिहास काल फिर क्या कहलाता है, क्यों? तो आदि इतिहास काल उस इतिहास को कहते हैं जिस समय पुरातात्विक स्रोत भी उपलब्ध रहता है और साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध रहता है। साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध होता है और पुरातात्विक स्रोत भी उपलब्ध होता है, लेकिन इतिहास का पुरातात्विक स्रोत का ही इस्तेमाल करके इतिहास लिखता है, तब उसको हम आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे कि आप सिंधु घाटी सभ्यता का एग्जाम्पल ले लीजिए, ये आदि ऐतिहासिक काल होगा।
क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जितने भी इतिहास आज तक लिखे गए हैं वो पुरातात्विक स्रोत के आधार पर लिखे गए हैं। हालांकि उस समय चित्राक्षर लिपि है जिसको आज तक पढ़ा ही नहीं गया। यानी साहित्यिक इतिहास का स्रोत जो है वो हम लोग ग्रहण नहीं करके सिर्फ पुरातात्विक स्रोत का ही ग्रहण करते हैं जिस इतिहास को लिखने में, उसको आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो अब दोनों में कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है। प्रागैतिहासिक इतिहास काल में भी पुरातात्विक स्रोत है लेकिन वहां पे साहित्यिक स्रोत था ही नहीं। लेकिन आदि ऐतिहासिक काल में अंतर क्या है? आदि ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक स्रोत है और साहित्यिक स्रोत भी है, लेकिन साहित्यिक स्रोत का इस्तेमाल इतिहास लिखने में नहीं होता है। तब इस स्थिति को आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। एग्जाम्पल में सिंधु घाटी सभ्यता जैसे चीजों को देख सकते हैं। दो चीज बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। तीसरा चीज आप समझिए ऐतिहासिक काल क्या होता है। ऐतिहासिक काल का मतलब होता है, पहले दो काल देखे हम, प्रागैतिहासिक काल में भी पुरातत्व का इस्तेमाल हुआ, आदि ऐतिहासिक काल में भी पुरातत्व का इस्तेमाल हुआ, लेकिन आदि ऐतिहासिक काल में साहित्यिक स्रोत भी था। ऐतिहासिक काल में तीन स्रोत होंगे इतिहास के, एक तो पुरातात्विक स्रोत होंगे, दूसरा साहित्यिक स्रोत होंगे और तीसरा होगा विदेशी यात्रियों का वर्णन। तो जब ये तीनों स्रोत होगा और तीनों स्रोत का इस्तेमाल यदि इतिहास लिखने में किया गया हो तब उसको हम कहते हैं ऐतिहासिक काल। और यह काल दोस्तों मैं बता दूं कि 6ठी शताब्दी बीसी में प्रारंभ हुआ भारत में। छठी शताब्दी बीसी में यह काल भारत में, अगर ऐतिहासिक काल की अगर कोई चर्चा पूछे भारत का ऐतिहासिक काल कहां से प्रारंभ होता है तो इसका आंसर होगा 6ठी शताब्दी बीसी अर्थात द्वितीय नगरीकरण के समय। पहला नगरीकरण कौन था दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता। और द्वितीय नगरीकरण क्या था? 6ठी शताब्दी बीसी का काल जो महाजनपद का काल था। तो देखिए कितना अच्छा सा आप लोग का क्लियर हो रहा है। पहले प्रागैतिहासिक काल बहुत शानदार ढंग से समझ गए, आदि ऐतिहासिक काल को समझ गए, ऐतिहासिक काल को समझ गए, कब से प्रारंभ हुआ ये भी देख लिया। कब से प्रारंभ हुआ? तो 6ठी शताब्दी बीसी द्वितीय नगरीकरण का समय था, वहां से ऐतिहासिक काल प्रारंभ हुआ। और ऐतिहासिक काल में हम तीनों स्रोत का इस्तेमाल इतिहास लिखने में करते हैं, चाहे वो पुरातात्विक स्रोत हो या साहित्यिक स्रोत हो और विदेशी यात्रियों का स्रोत हो। तो ये अब देखिए हम तीन चीज तो टर्म तो समझ गए। अब हम समझेंगे कि आखिर प्रागैतिहासिक काल था क्या, प्रागैतिहासिक काल क्या था। तो आप लोग को मैं बता दूं, पहले ही बताया कि प्रागैतिहासिक काल में जो स्रोत था सिर्फ और सिर्फ पुरातत्व था। तो जो पुरातत्व का ही मात्र स्रोत था तो वहां लिखा पढ़ा कुछ नहीं है, साहित्यिक स्रोत तो है नहीं। तो वहां उस समय के मिले औजारों के आधार पर, उस समय जो हमारे पास औजार मिले उस समय के, उसके आधार पर काल का निर्धारण किया गया है। ये जो आप निर्धारण देखते हैं काल का, ये औजारों के आधार पर है। अन्य किताबों में इसके डेट भिन्न हो सकते हैं। तो इसमें जो है आप लोग को थोड़ी जानकारी के लिए बता दूं कि प्राचीन भारत जो 712 ईस्वी तक जाना जाता है, उसके पहले के जितनी भी डेट हैं उसको बिल्कुल कंफर्म नहीं किया जा सकता है। तो कभी कभी तो अनुभव पर ही लिख दिए गए हैं और कभी कभी कुछ पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर, कार्बन 14 पद्धति के आधार पर तथ्यों को लिखा गया। इसीलिए कई किताबों में इसके डेट भिन्न हो सकते हैं, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आइए कि प्रागैतिहासिक काल को हम तीन भाग में बांट के हम पढ़ सकते हैं। तीन भाग में बांट के पढ़ने के लिए इसको हम एक पूरा पाषाण काल के रूप में पढ़ते हैं, और दूसरा मध्य पाषाण काल के रूप में पढ़ते हैं, और तीसरा नव पाषाण काल के रूप में पढ़ते हैं। यानी इसमें एक टर्म आया पाषाण काल। आखिर इसको पाषाण काल क्यों कहा गया? तो सीधा मीनिंग है, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो जिस युग में औजार पत्थर का प्रयोग हुआ, यानी पत्थर के औजार का प्रयोग हुआ, उसको पाषाण काल कहा गया। बिल्कुल समझ में आ गया होगा दोस्तों। पाषाण काल को पाषाण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि पाषाण का अर्थ पत्थर है, और जिस युग में पत्थर का इस्तेमाल हुआ उसको पाषाण युग कहा गया। और उस पाषाण युग को तीन भाग में बांट दिया गया। एक पूरा पाषाण, यानी सबसे पहले का पाषाण, उसके बाद बीच वाला पाषाण काल, और उसके बाद वाला पाषाण काल। तो उसी को एक पूरा पाषाण काल बोला गया, मध्य पाषाण काल बोला गया और नव पाषाण काल बोला गया। तो देखिए अगर हम इस पूरे पाषाण काल को
ये औजार के आधार पर बांट के देखें। मान के चलिए कि अगर मानव जीवन का विकास अगर 5 लाख वर्ष पहले हुआ तो ये पूरा पाषाण काल जो आएगा 5 लाख से लेकर के कितना आ जाएगा, 50,000 BC तक आएगा। कितना आएगा, 5 लाख से 10,000 BC तक, सॉरी 5 लाख से 10,000 BC तक पूरा पाषाण काल आएगा। और मध्य पाषाण काल आएगा 10,000 BC से 6,000 BC तक, और नव पाषाण आएगा 6,000 BC के बाद। इसमें BC एक टर्म आ रहा है दोस्तों, तो आप लोग को BC के लिए 1 सेकेंड में बता दूं कि मान लीजिए कि एक ये लाइन है और एक कोई बिंदु 0 है जहां पे ईसा मसीह का जन्म हुआ। ठीक है दोस्तों, ईसा मसीह के जन्म के दिन के पहले की घटना, जैसे मान लीजिए हम लोग अगर संख्या लाइन पे अगर इसको दर्शाएंगे तो दाहिने तरफ पॉजिटिव होता है और बाएं तरफ निगेटिव होता है। उसी प्रकार से आप इसको BC को समझ सकते हैं कि जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ उसको 0 दिन मानिए, और उसके अगर BC अगर उसमें ऐड किया था नहीं उसके पहले, तो अगर मान के चलिए वो ये यहाँ पे है तो इसका मतलब हुआ अगर एक दिन को अगर हम डिनोट किए हैं तो 1 दिन पहले, अगर ये 2 दिन को डिनोट किए हैं तो 2 दिन पहले यानी। तो इस प्रकार से क्या हुआ दोस्तों, 1 BC मतलब ईसा मसीह के 1 साल पहले की घटना अगर वर्ष में लेते हैं तो। और तो यही BC यानी ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उसके 5 लाख वर्ष पहले इसका मीनिंग है। और वहां से कहां तक, 10 लाख वर्ष तक का, 10,000 वर्ष तक का पूरा पाषाण काल में ही आएगा। और मध्य पाषाण काल में क्या आएगा, 10,000 BC से लेकर के 6,000 BC, और नव पाषाण काल में क्या आएगा, 6,000 BC के बाद की घटना। तो BC समझ गए, BC का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना। तो अगर नव पाषाण काल से अगर आपको तुलना करने के लिए दे, नव पाषाण काल का समय क्या था, तो आप लोग बोलिएगा ईसा मसीह के जन्म के 6,000 वर्ष पहले के बाद की घटना। आने की ईसा मसीह के जन्म से 6,000 वर्ष पीछे जाइए और वहां के बाद से जो घटना आ रही है वो कहलाएगा नव पाषाण काल। तो उसी प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ एक चीज और देखने के लिए मिलेगा कि ये पूरा पाषाण काल जो है, ये पूरा जीवन का 90% का जो 90% समय यानी काल वो पूरा पाषाण काल में ही जा रहा है, और ये बाकी 10% में ये काल आ रहा है। तो आगे अभी हम लोग डिफाइन करेंगे पूरा पाषाण काल, तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो देखिए, अब प्रागैतिहासिक इतिहास काल को हम जो अभी जस्ट समझाए थे उसको पुनः आपको समझने के लिए तीनों को लिख दिया हूँ। पूरा पाषाण काल उसका एक था भाग, दूसरा मध्य पाषाण काल में बांटे थे, दूसरा नव पाषाण काल। अब पढ़ना पूरा पाषाण काल हमको अभी। और देखिए ये जो हम समय बताए थे उसको हम कनेक्ट करेंगे, आप लोग को बहुत मजा आएगा। तो पूरा पाषाण काल जो हम बताए कि 90% जो अभी इतिहास का काल है वो पूरा पाषाण काल में ही गिनती होता है। तो उसमें देखिए कि पूरा पाषाण काल को भी उसके औजारों के आधार पर, समझ रहे दोस्तों, औजार के आधार पर जो औजार मिला कि इतना से इतना काल में ये औजार मिल रहा था, उसके आधार पर इसको जो है काल को निर्धारण कर दिया था। औजारों के आधार पर इसको एक काल को निम्न पूरा पाषाण काल बोला है, और दूसरे काल को मध्य पूरा पाषाण काल बोला है, और तीसरे काल को उच्च पूरा पाषाण काल बोला है। आप लोग कभी भी हमसे इतिहास पढ़ने के बाद ऐसा नहीं हो कि समझ स्थापित ही नहीं हो और वो चीज जो है कि आप कंफ्यूजन में रहें। आप यहाँ पे ये चीज, हम वो चीज खुद ही बताएंगे आपको कि ये मध्य पूरा पाषाण काल को आप मध्य पाषाण काल नहीं समझें। जिसमें पूरा लगा रहेगा इसका मतलब पूरा पाषाण काल का हिस्सा है, और वो सीधा मध्य पाषाण काल है। आने कहने का तात्पर्य प्रागैतिहासिक इतिहास काल को अगर हम एक प्रकार से साधारण भाषा में बोले तो 3 बेटा था। तो एक प्रागैतिहासिक इतिहास काल का 3 बेटा पूरा पाषाण काल, एक का नाम था पूरा, और दूसरा का नाम था मध्य, और तीसरा का नाम था नव। लेकिन अब पूरा का 3 गो पुत्र, पूरा को 3 भाग में डिवाइड किए हैं, तो इसमें सब में पूरा लगा हुआ है। देखिए, निम्न पूरा, मध्य पूरा और उच्च पूरा। तो अब जो है एकदम बिल्कुल आप समझ स्थापित करिए। आज के बाद से, इस वीडियो के बाद से कभी भी कंफ्यूजन की समस्या नहीं रहना चाहिए, मुझे पूरा विश्वास है। तो ये पूरा पाषाण काल का ये हिस्सा बन रहा है। ये मध्य पाषाण काल अलग चीज है, उसको देखिए अपने कनेक्ट होगा वो। तो ये निम्न पूरा पाषाण काल किसके आधार पर, औजारों के आधार पर।
मध्य पूरा पाषाण काल, ये भी किसके आधार पर, उस वहां के औजार विशेष के आधार पर। उच्च पूरा पाषाण काल 3 भाग में बांटे। तो किस प्रकार से बांटे, 5 लाख वर्ष जहां से हम शुरू मानते हैं कि चलो ठीक है यहाँ से इतिहास हम लिखते हैं या इसके बारे में जानते हैं, तो 5 लाख से लेकर के 50,000 BC तक की कहानी ये निम्न पूरा पाषाण काल में आता है। और उसी प्रकार से 50,000 से 40,000 BC यानी इसके बीच का 10,000 वर्ष का काल हम मध्य पूरा पाषाण काल के अंदर मानते हैं। और तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल जो कि 40,000 से लेकर के 10,000 BC तक के काल को मानते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे कनेक्ट हो गया, 10,000 BC तक यहाँ उच्च पूरा पाषाण काल था, तो इसके बाद मध्य पाषाण काल आएगा, तो यहाँ देखिए 10,000 BC से 6,000 BC हो गया। तो आप यहाँ से समझ गए कि यहाँ तक जो था पूरा पाषाण काल का चल रहा था, और इसके बाद से ये इसको कनेक्ट कर दिया मध्य पाषाण काल आ गया, आगे आएगा मध्य पाषाण काल। तो अभी 3 को हम पढ़े हैं, पूरा पाषाण काल का 3 भाग में हम बांट करके पढ़े हैं औजारों के आधार पर। तो जब औजारों के आधार पर हम पढ़े हैं दोस्त, तो औजार को जानना जरूरी है ना कि किस प्रकार का औजार उस समय बनता था और औजार का नाम क्या था और इस काल की विशेषता क्या था। अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे तो और ज्यादा मजा आ जाएगा, तब तुरंत इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए अब हम निम्न पूरा पाषाण काल का अगर तीनों विशेषता पढ़ लेंगे तो बहुत और आसानी से समझ में आएगा दोस्तों। तो निम्न पूरा पाषाण काल में देखिए औजार बनाने का जो विधि था वो 2 विधि था। निम्न पूरा पाषाण काल की बात कर रहे हैं, एक कोर विधि था और दूसरा फ्रेक विधि था। ये कोर विधि क्या होता है, फ्रेक विधि क्या होता है, जब बड़े चट्टान को तोड़ा जाता है तो अंदर के हिस्सा को कोर कहा जाता था और बाहरी हिस्सा को फ्रेक कहा जाता था। तो कोर विधि था, अंदर के हिस्सा से जब बनता था, ठीक है, और ये फ्रेक विधि था दूसरा, बाहर के हिस्सा से बनने वाला जो है औजार था वो फ्रेक के था, फ्रेक विधि के तहत माना गया। तो ये कोर और फ्रेक विधि समझ गए। दूसरी बात, औजार के प्रकार जो थे, 2 प्रकार के औजार होते थे उस समय, एक चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति और दूसरा हैंड एक्स संस्कृति। चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति, इसमें 3 वर्ड आया है, एक चॉपर चॉपिंग और पेबल संस्कृति। तो सबसे पहले हम पेबल के बारे में जानते हैं। पेबल क्या होता है, पेबल पत्थर ही होता था, कई दिनों तक पानी में लुढ़कने से, पानी से टकराने से, प्रकृति की वातावरण से टकराने से और वातावरण में, प्रकृति के वातावरण में क्षय होने से जब पत्थर का आकार सपाट या चिकना हो जाता है तब उसको हम पेबल बोलते हैं। समझ गए। तो पेबल का अर्थ क्या हुआ कि पत्थर का सपाट या चिकना हो जाना ही पेबल कहलाता है प्राकृतिक क्षरण के आधार पर। तो पेबल समझ गए। तो उस पेबल से 2 प्रकार का औजार बनता था, एक तो चॉपर बनता था और दूसरा चॉपिंग बनता था। फिर चॉपर क्या था, चॉपर का अर्थ है कि दोनों तरफ धार होगा, वैसा औजार जिसमें दोनों ओर धार होगा, नहीं जैसे हम लोग आम भाषा में बोलते हैं दुधारी तलवार, दोनों तरफ धार लगा रहेगा, तो वो चॉपर था। और चॉपिंग का मतलब था एक ही तरफ धार था, यानी वैसा पेबल जिसका एक ही तरफ धार था। कितना अच्छा से क्लियर हुआ। चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति, इसलिए इसका नाम है चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति। इन तीनों का मीनिंग है, यानी पेबल संस्कृति में ही 2 बात था, एक तो चॉपर वाला बात था और एक चॉपिंग वाला बात था। चॉपर वाला बात में दोनों तरफ धार था पत्थर का, यानी पेबल का दोनों तरफ धार था, और चॉपिंग में एक ही तरफ धार था। ये बहुत आसानी से आप लोग समझ गए, क्लियर भी हो गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। अब दूसरा जो था औजार का प्रकार वो हैंड एक्स था, हाथ में जैसे मुट्ठा लगा करके लकड़ी इत्यादि लगा के जो हैंड एक्स होता है, हाथ का कुल्हाड़ी टाइप का, तो हैंड एक्स का इस्तेमाल हुआ निम्न पूरा पाषाण काल में, वो हैंड एक्स संस्कृति था। तो 2 प्रकार का बनाने का प्रक्रिया भी देख लिया, एक तो कोर से बनता था, दूसरा फ्रेक विधि से बनता था। और औजार के प्रकार क्या थे, एक चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति था और हैंड एक्स संस्कृति था। औजार के नाम देखिए, ये बार बार चाहे नेट हो यूपीएससी में हो, ये वाला क्वेश्चन, ये तीनों से क्वेश्चन रहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, यहाँ से क्वेश्चन उठता है। तो इसका देखिए 3 ही मात्र औजार का नाम है, एक तो हैंड एक्स है, ये हैंड एक्स संस्कृति से, ये बिदारनी जिसको क्लीवर बोलते हैं अंग्रेजी में, और खंडक चॉपर। तो चॉपर से ही यहाँ से निकाल के आया, ये चॉपर एक बन गया, और हैंड एक्स यहीं से निकल के आया, औजार के प्रकार से आया, और क्लीवर, ये 3 ही है, 3 बात करिए, हैंड एक्स, क्लीवर और चॉपर। भारतीय उपमहाद्वीप में
निम्न पूरा पाषाण के स्थल कहाँ कहाँ से मिले, कई जगह से मिले। तो 2-4 जगह जो महत्वपूर्ण है उसको मैं लिखा हूँ। असम का घाटी, असम के घाटी से मिला। सोहन का घाटी, ठीक है, और ये बेलन का घाटी और भीमबेटका। भीमबेटका जो एमपी में, ये काफी महत्वपूर्ण है, आपको हम बताएंगे कि पूरा पाषाण काल की तीनों संस्कृति भीमबेटका से मिलता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है कि किस, और नेट में तो बार बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, खास करके हिस्ट्री नेट से। तो ये सब जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र थे जहां से निम्न पूरा पाषाण के क्या हुए, स्थल प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पे शैल चित्र का भी हमको मिलेगा। शैल चित्र यानी पहाड़ों पर जो चित्र बनाया जाता है वो यहाँ पे भीमबेटका में मिला है। और जो है तीनों चरण, पूरा पाषाण काल के तीनों चरण कहाँ पे मिला है, भीमबेटका में मिला है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। अभी हम बताएंगे मध्यपूरा पाषाण काल। अब जो है आप लोग को मध्यपूरा पाषाण काल के बारे में समझाएंगे। अभी हम निम्नपूरा पाषाण काल को समझे थे दोस्तों। मध्यपूरा पाषाण काल की विशेषता देखिए, वहां पे औजार बनाने की विधि जो थी, कोर विधि और फ्रेक विधि था। एक यहाँ नया विधि आया, शल्क विधि। और इसीलिए ना, जब शल्क विधि आया तभी तो औजार का आकार चेंज होगा और काल चेंज हो गया। शल्क विधि आया इसमें, कोर और फ्रेक के स्थान पे शल्क विधि आया। और औजार का नाम क्या, वहां पे हम लोग औजार का नाम क्या पढ़े थे, हैंड एक्स पढ़े थे, हस्त कुठार पढ़े थे, बिदारनी पढ़े थे और खंडक पढ़े थे, जिसको चौपर बोलते हैं। अब यहाँ का जो औजार है वो नाम आया ब्लेड, ब्यूरिन, स्क्रैपर, चांद्रिक इत्यादि इसका नाम आया। तो नाम भी चेंज हुआ और विधि भी चेंज हुआ। अब जो है देखिए, ये निम्न पूरा पाषाण काल में वहां पे बड़े बड़े पत्थर क्वार्टजाइट का इस्तेमाल होता था औजार बनाने में। अब जो है औजार बनाने में जो इस्तेमाल होने लगा चर्ट और जेस्पर का। तो इसमें 3 ही चीज याद रखना है, एक शल्क विधि आ गया, औजार बनाने का विधि शल्क आ गया, औजार का नाम ब्लेड, ब्यूरिन, स्क्रैपर इत्यादि हो गया, और जो है क्वार्टजाइट के स्थान पर चर्ट और जेस्पर आया। ये मध्य पूरा पाषाण काल का दौर था, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम उच्च पूरा पाषाण काल का विशेषता। अब जो है देखिए, हम पूरा पाषाण काल का अंतिम चरण अर्थात उच्च पूरा पाषाण काल के बारे में जानेंगे, इसकी विशेषता को देखेंगे। तो आइए इसकी विशेषता को देखते हैं। उच्च पूरा पाषाण काल आते आते जलवायु जो है परिवर्तित होने लगा था। अब जलवायु धीरे धीरे गर्म हो रहा था। हम जो ये पढ़ रहे हैं काल, ये हिमयुग का काल था, और हिमयुग से अब जो है ये जलवायु गर्म होना प्रारंभ अगर पूछा जाए तो किस समय हो रहा था, उच्च पूरा पाषाण काल में जलवायु गर्म होना प्रारंभ हो गया था। और देखिए यहाँ पे औजार औजार जो है बदल गए। यहाँ का जो औजार आया तक्षनी आया और खुरचनी आया। आने की जो पहले के औजार बड़े बड़े होते थे और उसका औजार का आकार छोटा छोटा होने लगा। इस औजार का नाम क्या हुआ, तक्षनी और खुरचनी। आप लोग को हम बताए कि किस प्रकार से निम्न पूरा पाषाण काल में औजार का नाम क्या था, हस्तकुठार था, क्लीवर था और चौपर था, जिसको खंडक बोलते थे। वही मध्य पूरा पाषाण काल में क्या हुआ, ब्लेड हुआ, ब्यूरिन हुआ, स्क्रैपर हुआ, चांद्रिक इत्यादि हुआ। लेकिन अब जो है औजार का नाम क्या हुआ, तक्षनी और खुरचनी हो गया। तो जैसे जैसे आप रिलेशन स्थापित करेंगे तैसे तैसे आपका क्लैरिटी बढ़ते चला जाएगा और मजा आते रहेगा। तो देखिए अब इसकी विशेषता देखिए। उच्च पूरा पाषाण काल में सबसे बड़ा विशेषता था जलवायु गर्म होने लगा। दूसरी विशेषता देखिए, अभी तक पत्थर का इस्तेमाल हो रहा था औजार के, अब अस्थि का इस्तेमाल भी होने लगा, हड्डी का, जानवरों के हड्डियों का इस्तेमाल उपकरण बनाने में होने लगा। ये बहुत बड़ा परिवर्तन था, ध्यान से इसको गौर से देखिए। और फिर भी जानवरों का हड्डी का उतना पैमाने पर यूज नहीं हुआ जितना कि पत्थरों का हुआ। वो कई होता होगा छोटा मोटा यूज, लेकिन मुख्य सामग्री अभी भी स्थूल प्रस्तर फलक ही था। औजार बनाने का जो मुख्य सामग्री था वो प्रस्तर फलक ही था, यानी पत्थर के फलक ही था, उसी से बनता था। और यहाँ देखिए सबसे बड़ा विशेषता देखिए। अब विशेषता क्या, कितनी सारी विशेषताएं है उच्च पूरा पाषाण काल में। सबसे पहले जलवायु गर्म हुआ, अस्थि का नया चीज बात है, अस्थि का प्रयोग होने लगा औजार में, नक्काशी और चित्रकारी होने लगा, शैलों पर यानी पर्वत के गुफाओं में, चट्टानों पर नक्शा बनाया जाने लगा,
चित्रकारी होने लगा। कब से प्रारंभ हुआ? उच्च पूरा पाषाण काल से हुआ। और सबसे बड़ा बात, हम लोग जिस क्या अवतार माने जाते हैं, हम लोग जिसका पीढ़ी माने जाते हैं, होमोसेपियंस का पीढ़ी हम लोग पूरे मानव जाति को माना जाता है, तो उस होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव जो हुआ उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ। तो ये वाला काल जो था काफी इंपॉर्टेंट था। इसमें आप लोग देखिए किस प्रकार से जलवायु में परिवर्तन हो गया, ठीक है, अस्थि का प्रयोग हो गया, होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव हो गया, और जो है पत्थरों पर, शैलों इत्यादि पर नक्काशी और चित्रकारी का भी प्रारंभ हो गया। तो इस प्रकार से देखिए, हम जहाँ पूरा पाषाण काल को स्टार्ट किए थे निम्न पूरा पाषाण से उच्च पूरा पाषाण काल तक हम समझ गए। आने की हम लोग 10,000 BC तक के काल को बढ़िया भली भांति समझ गए। और अब हम मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल जब समझेंगे तो पूरा पिक्चर ही आपके सामने आ जाएगा और बहुत ही शानदार, बहुत ही मन लगेगा। तो हम अब देखेंगे मध्य पाषाण काल। तो देखिए, अब जो है हम मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे। हम पूरा पाषाण काल के तीनों चरण को पढ़ चुके, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, जो 10,000 BC तक था। और इसका जो काल है ये 10,000 BC से लेकर के 6,000 BC तक का काल ये है। अब देखिए, यहाँ पे कई सारे विशेषताएं हैं जिसको देख करके एक दूसरे से अलग करने का प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है, क्योंकि जब चीजें अलग हो जाएगा तो उसको बांटने में आसान होता है और उसको बांट करके पढ़ा जा सकता है। तो अलग अलग क्या हुआ, देखिए, पहले का जो जीवन था, यानी कि पूरा पाषाण काल का जो जीवन था वो जीवन शिकारी जीवन था, और वो भी खाद्य संग्राहक था। अभी तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, ये यथावत रह गया। लोगों का जो प्रकृति था ये यथावत हो गया। हम एक इसका कंपैरिजन भी करेंगे वीडियो में, आप लोगों को और तकलीफ एकदम क्लियर हो जाएगा। तो लोगों की प्रवृत्ति अभी भी शिकारी था, शिकार करता था और खाद्य संग्राहक था वो, ठीक है, इसमें कोई तकलीफ नहीं, पहले के जैसा था। लेकिन अब जो है इसका पेशा बदला। पहले सिर्फ ये लोग क्या करते थे, बड़े जानवर का शिकार करते थे, लेकिन अब बड़े जानवरों के साथ साथ छोटे जानवरों का भी शिकार करना प्रारंभ कर दिया। जैसे कि ये चिड़िया इत्यादि को मारना शुरू कर दिया, मछली इत्यादि को मारना शुरू कर दिया, यानी बड़े जानवरों के साथ साथ अब छोटे जानवरों का शिकार करना प्रारंभ हो गया। कब? मध्य पाषाण काल में। इसकी लोगों की प्रवृत्ति पूछेगा तो कैसा, शिकारी और खाद्य संग्राहक, पहले जैसा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब देखिए इसकी विशेषता को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी विशेषता महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको हम अलग ढंग से देखेंगे। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य अगर कहीं से मिलता है तो मध्य पाषाण काल है। कितना इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इसको समझिए। पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से? मध्य पाषाण काल से। और ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, पहली बार अगर पूरे भारत में अगर ये पूछा जाए कि प्रक्षेपास्त्र की तकनीक किस काल में आया, प्रक्षेपास्त्र की तकनीक जो आज भी इस्तेमाल होता है रॉकेट लॉन्चिंग में और बड़े बड़े सैटेलाइट्स में, प्रक्षेपास्त्र, वो प्रक्षेपास्त्र का तकनीक कहाँ प्रारंभ हुआ? तीर धनुष के रूप में मध्य पाषाण काल में। तो आप लोग से अब सीधा क्वेश्चन पूछेगा प्रक्षेपास्त्र तकनीक का इस्तेमाल किस काल में हुआ, तो आंसर क्या होगा? मध्य पाषाण काल होगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए उसके बाद देखेंगे कि माइक्रोलिथ, इस समय के जितने भी औजार का प्रयोग होता था, औजारों का आकार छोटा हो गया, इसीलिए इसका नाम जो रखा गया, मध्य पाषाण काल के औजारों को माइक्रोलिथ कहा गया। क्या कहा गया? मध्य पाषाण काल के औजारों को क्या कहा गया? माइक्रोलिथ कहा गया। ये कई एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, वनडे एग्जाम में भी पूछा गया और बड़े एग्जाम में सिविल्स में भी इससे क्वेश्चन आए हैं कि मध्य पाषाण काल का जो है, मध्य पाषाण काल के औजारों को क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ कहा जाता है। ये नेट में भी पूछा जा चुका है। तो देखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसी काल में अग्नि का खोज हुआ, आग का खोज हुआ, जो कि पूरा पाषाण काल को मध्य पाषाण काल से अलग करता है। तो कितने 4 विशेष पॉइंट थे इसके कि देखिए, सबसे पहले तो पशुपालन की बात हो गया, पशुपालन का साक्ष्य मिल गया, प्रक्षेपास्त्र तकनीक यहाँ पे आया, आग की खोज हुआ और माइक्रोलिथ जैसे मतलब यहाँ पे औजार बनने लगे। तो ये सारे इसकी खासियत था, विशेषता था, जो पूरा पाषाण काल को मध्य पाषाण काल से अलग करता है। हमको लगता है दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है,
लेकिन जरूर ही आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और आप लोग जब देख रहे होंगे तो ये पता चल ही जा रहा होगा, बहुत ही लाभदायक होगा। हम इसके इमीडिएट जो है अगला वीडियो आपको हम नवपाषाण काल का और इस तीनों काल का हम कंपैरिजन करके देंगे। आज आपको यहीं तक मध्य पाषाण काल तक समझाए हैं और आपको बहुत मजा आया होगा। इमीडिएट अगला वीडियो आएगा, उसको देखना नहीं भूलिएगा। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए यदि आपको अच्छा लगता है तो, और नहीं अच्छा लगता है तो आप सुधार करने के लिए कमेंट डाल सकते हैं, लेकिन अच्छा लगता है सब्सक्राइब करिए। आज भर के लिए इतना सही बस।